बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने शुद्ध वर्तनी के महत्व को जानने का प्रयास किया है। वर्तनी इस अवधारणा के संदर्भ में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अपने पाठ्यक्रम का दूसरा लघु अध्याय शुद्ध वर्तनी के नियम, इनके संदर्भ में जानकारी ले लेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि किसी भी भाषा के शब्द में ध्वनियों का प्रयोग जिस क्रम से होता है, उस ध्वनि क्रम को उस शब्द की वर्तनी यहाँ कहते हैं। वर्तनी बोले तो देखिए लिखने की पद्धति। इस वर्तनी के लिए कल हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग भी यहाँ करते हैं। हिंदी में वर्तनी के लिए वर्तनी या अक्षरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। उर्दू में हिज्जे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी में स्पेलिंग इस शब्द का प्रयोग वर्तनी के लिए किया जाता है। तो वर्तनी यानी कि लिखने की एक पद्धति या लिखने की विधि को हम वर्तनी कहते हैं। किसी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए वर्तनी की एक रूपता स्थापित की जाती है। कि जैसे कि मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करते हैं, और भी कई लोग बात करते हैं, लेखन करते हैं। तो सबका लेखन एक जैसा हो, इसीलिए यहाँ वर्तनी की आवश्यकता होती है और वर्तनी की एक रूपता यहाँ इसके लिए स्थापित की जाती है। उसका मतलब ये है कि वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण तथा लेखन से है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भाषा में एकरूपता लाने के लिए मानक वर्तनी के कई नियम बनाए हैं। वही नियम बोले तो शुद्ध वर्तनी के नियम है। तो शुद्ध वर्तनी कैसी होती है, इसके एक 10 के आसपास नियम बनाए गए। तो उन्हीं नियमों को यहाँ पर आपको जानना है। तो पहला नियम है संयुक्त वर्ण के संदर्भ का नियम। संयुक्त वर्ण बोले तो दो वर्ण जब एक जगह पर आते हैं तो उनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो क्या है, खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाता है। खड़ी पाई व्यंजन बोले तो ख ये खड़ी पाई व्यंजन है, ग ये खड़ी पाई व्यंजन है, साथ ही साथ च ये खड़ी पाई व्यंजन है, प खड़ी पाई व्यंजन है। मतलब उस व्यंजन के साथ लकीर होती है, ऐसे ऐसे एक लकीर होती है, इसलिए उन व्यंजनों को यहाँ पर खड़ी पाई व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजनों का आपको अगर संयुक्त व्यंजन करना है तो उसकी खड़ी पाई को हटाया जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए मैंने दिया है ख्याति, ख इस व्यंजन का संयुक्त व्यंजन बना रहे तो उसकी जो खड़ी पाई है, उसकी जो लकीर है वो मिटाई जाती है और यहाँ उसको संयुक्त रूप में लिखा जाता है। जैसे कि ख्याति, लग्न, कुत्ता, कच्चा, प्यास, ये सभी यहाँ संयुक्त व्यंजन है। तो इस संयुक्त व्यंजनों का यहाँ रूप आप देखिए कि उनकी खड़ी पाई बनाकर संयुक्त व्यंजन किए गए। उसी अनुसार क और फ ये संयुक्त अक्षर जो है उनका भी हम संयुक्त रूप से लेखन करते हैं। तो यहाँ किस ढंग से लिखना है देखिए, यहाँ पक्का, दफ्तर,
आदि तरह लिखना पड़ता है। क और फ है कि इनको आधा, उसकी खड़ी पाई नहीं हटाई जाती, खड़ी पाई रखी जाती है, थोड़ी सी कि उसके यहाँ पर ध्वनियों का आधा रूप यहाँ कि लुप्त किया जाता है और उसको देखिए संयुक्त बनाया जाता है। जैसे कि पक्का, दफ्तर आदि की तरह क और फ का रूप इस तरह से स्क्रीन पर जो लाल अक्षर में दिया गया है उसी ढंग से लिखना चाहिए। उसी की तरह और भी न, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह इन वर्णों के संयुक्त अक्षर आप बना रहे हैं तो उसको हल चिन्ह लगाकर ही बनाया जाए। जैसे कि वांग्मय ये शब्द है तो वांग्मय, वा के बाद यहाँ न आया है, उसको हलंत करना है, मतलब नीचे एक लकीर देनी है। यहाँ मैं देने की बहुत सी कोशिश की लेकिन वो यहाँ कंप्यूटर पे न आने के कारण वो नहीं हो सका। लेकिन यहाँ ध्यान में रखो कि यहाँ न के नीचे एक लकीर देनी है, हलंत करना है। द को भी हलंत करना है, न को भी हलंत करना है, ट को यहाँ पर हुआ है। अंतिम शब्द देखिए लट्टू जो है, पहले ट को हलंत किया गया, बाद में दूसरे ट को उसकी मात्रा दी गई, टू की मात्रा, ऊ की मात्रा दी गई। उसी तरह से लट्टू जो शब्द आया है उसी ढंग से यहाँ पर कि न, छ, ट, ठ, द, ह ये सभी हलंत करते हुए यहाँ लिखना चाहिए। इसी के साथ ही देखिए और एक संयुक्त वर्ण के संदर्भ का नियम है। संयुक्त व्यंजन में र जो व्यंजन है उसके तीन ही रूप प्रचलित है। जैसे कि प्रकार लिखना है तो र की मात्रा देखिए प के पेट में है। सर्व लिखना है तो र की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर वो पर है। राष्ट्र लिखना है तो ट के नीचे उसकी मात्रा यहाँ पर दी गई। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर र जो है संयुक्त रूप से देखिए इन ध्वनियों के साथ जुटता है। आगे का नियम देखिए विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह बोले तो देखिए यहाँ कई संज्ञा के साथ जो प्रत्यय जुटते हैं उनको यहाँ पर विभक्ति प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी के सभी विभक्ति चिन्ह संज्ञा से अलग लिखे जाते हैं। पिता ये संज्ञा है, पुत्र संज्ञा है, स्त्री संज्ञा है, और उसके साथ लगे हुए जो चिन्ह हैं ने, से, को, ये सभी विभक्ति चिन्ह कहे जाते हैं। तो ये विभक्ति चिन्ह कभी भी संज्ञा के साथ जोड़कर नहीं लिखना चाहिए। स्क्रीन पर देखो, पिता एक जगह पर है, ने अलग है, पुत्र एक जगह पर लिखा गया, से अलग लिखा गया, मतलब संज्ञा के साथ जोड़कर विभक्ति चिन्ह को नहीं लिखना चाहिए, उसको अलग लिखना चाहिए। और सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाए और दूसरा अलग लिखा जाए। जैसे कि यहाँ सर्वनाम देखिए आप, ये सर्वनाम है, के उसके साथ जुटा हुआ सर्वनाम ये विभक्ति चिन्ह है। तो वो चिन्ह सर्वनाम मतलब इस सर्वनाम के साथ के नामक जो विभक्ति चिन्ह जोड़कर ही लिखना चाहिए। क्योंकि जैसे संज्ञा से हम अलग करते हैं विभक्ति चिन्ह को, लेकिन सर्वनाम के साथ जोड़कर विभक्ति चिन्ह को लिखते हैं। उसके लिए, आपके लिए, इनमें से, आप में से, मतलब ये से, में, के, ये सभी देखिए को, सभी देखिए विभक्ति चिन्ह है। तो सर्वनाम के साथ उसको लिखते हैं तो जोड़कर लिखना चाहिए। तो विभक्ति चिन्ह के संदर्भ के ये नियम कि संज्ञा से विभक्ति चिन्ह अलग लिखा जाता है और सर्वनाम के साथ जब दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला विभक्ति चिन्ह उसको जोड़कर लिखा जाता है और दूसरा अलग। मतलब जैसा कि आप में से, में और से अलग अलग ढंग से यहाँ पर दिया गया। अब संयुक्त क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं कैसे है, मतलब संयुक्त क्रियाओं की सभी क्रियाएं अलग अलग लिखी जाती है। कैसे देखिए, जाया करता है, जाने की क्रिया, करने की क्रिया,
तो ये जोड़कर नहीं है, तो अलग लिखना चाहिए। जाया करता है, पढ़ा करता है, पढ़ा करता है, अलग अलग ढंग से लिखना है। जा सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, आ सकते हो, ये सभी जो संयुक्त क्रिया है, देखिए ये सब अलग अलग देखिए लिखनी चाहिए। देखिए मैं पढ़ते पढ़ते खा रहा है, खा रहा था, या पढ़ते पढ़ते खा रहा हूँ, पढ़ने की और खाने की क्रिया ये दोनों ही अलग लिखना चाहिए। अब संयुक्त क्रियाओं के संदर्भ में और एक प्रत्यय है, देखिए कर प्रत्यय क्रिया में मिलाकर ही लिखा जाए। कर नामक जो प्रत्यय शब्द को लगता है, नहीं क्रिया को लगता है, कर नामक प्रत्यय क्रिया को लगता है तो उसको क्रिया के साथ ही जोड़कर लिखा जाता है। खाने की क्रिया है तो खाकर, रोने की है तो रोकर, धोने की है धोकर, मिलने की है मिलाकर। इस तरह से कर प्रत्यय क्रिया में मिलाकर ही लिखा जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया से संबंधित यहाँ पर नियम माने गए। अब अगला नियम है हाइफन से संबंधित। हाइफन मतलब संयोजक, दो शब्दों को जोड़ने वाली जो लकीर होती है उसको यहाँ पर हम हाइफन कहते हैं। द्वंद्व समास के बीच हाइफन रखा जाता है। द्वंद्व समास मतलब माता पिता, ये दोनों शब्द देखिए द्वंद्वात्मक रूप के हैं, ये समझ में आए इसलिए दोनों के बीच में छोटी लकीर दी गई, मतलब हाइफन दी गई। तो यहाँ द्वंद्व समास में हाइफन रखा जाना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, सीता गीता, खाना पीना, ये सभी शब्द बीच में कि यहाँ पर हाइफन दिया गया। और एक हाइफन से संबंधित नियम है सा और जैसा, ये जो दो शब्द है देखिए ये आदि से पूर्व हाइफन देना चाहिए। जैसे कि चाकू सा, चाकू शब्द के साथ सा शब्द जुड़ता है तो उनको यहाँ पर सा लिखते हैं तो हाइफन देना चाहिए। तीखा सा या तीखा जैसा, चाकू जैसा, ऐसा आप लेखन कर रहे हैं तो इनके बीच में हाइफन देना बहुत जरूरी है। अब छठा नियम है पंचमाक्षर या मतलब अनुस्वार और चंद्रबिंदी। अनुस्वार और चंद्रबिंदी हम यहाँ कई शब्दों के अंतर्गत देते हैं। जैसे कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। पंचमाक्षर के स्थान पर मतलब क ख ग घ न, क ख ग घ न इस वर्ग का अंतिम जो अक्षर है न, ये अनुस्वार से अनुस्वार अनुनासिक ध्वनि कही जाती है। ट ठ ड ढ न, न अनुनासिक ध्वनि है। प फ ब भ म, यह अनुनासिक ध्वनि है। मतलब पांचवा जो अक्षर है न, न, य, म, ये सभी अनुनासिक अक्षर या अनुस्वारात्मक अक्षर कहे जाते हैं। तो ये अक्षर यहाँ जैसे के वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ अनुस्वार देकर देखिए ये अक्षर लिखा जाना चाहिए। जैसे कि गंगा, मैंने यहाँ पहले गंगा लिखा है तो ये जो गंगा है ये पहले लिखा हुआ गंगा ये गलत है, वहाँ न आया है तो उस पर अनुस्वार देना है। गंगा ये शब्द देखिए यहाँ आया है तो वो सरल है। अवतरण में जो शब्द ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया वो गलत है, और देखिए ब्रैकेट के बाहर जो शब्द दिया गया वो अनुस्वार देकर वो शब्द सरल है, सही है। घंटा, घंटा में जो शब्द यहाँ पर अनुस्वार देकर लिखा गया वो सरल है। कंधा, इस शब्द में अंत में जो अनुस्वार देकर लिखा गया वही शब्द सरल है। मतलब अनुस्वार जो है यहाँ पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार देना चाहिए। और एक है समझो कि पंचमाक्षर की आवृत्ति होने पर अनुस्वार के स्थल पर पंचम वर्ण का आधा वर्ण लिखना चाहिए। समझो 2 बार वो शब्द आता है तो वहाँ केवल देखिए अनुस्वार देकर नहीं चलेगा। जैसे कि जन्म शब्द आया है तो आप सोचेंगे कि ये न जो आया है न लिखने के बजाय ज पर अनुस्वार देंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ आधा देखिए ये लिखना ही पड़ता है।
सम्मान, सम्मान में भी स पर अनुस्वार देकर आप ये आधा म कैंसल करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर इसी ढंग से लिखना है। सम्मेलन, सन्मार्ग, वांग्मय, ये सभी शब्द यहाँ क्या है, पंचमाक्षर की आवृत्ति हो चुके, दोबारा वहाँ पर वो पंचमाक्षर आने के कारण कि यहाँ वो उसका आधा रूप लिखना चाहिए। तो ये एक अनुस्वार से या संबंधित ये नियम। और अगला नियम है विदेशी ध्वनियाँ। हिंदी में कई विदेशी ध्वनियाँ भी आ चुकी है, जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी से हिंदी में कई ध्वनियाँ आ चुकी है। तो उन ध्वनियों को कैसा लिखना चाहिए शुद्ध वर्तनी में, इसके भी कई नियम बनाए गए। जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आ एवं ओ के बीच एक ध्वनि आती है, जैसे कि उसको आ ऐसा नहीं ध्वनि कहते हैं, तो आ का प्रयोग होता है तो उनके ऊपर आधी चंद्र बिंदी लगानी होती है। जैसे कि कॉलेज, ये शब्द अंग्रेजी है तो ये समझ में आए इसलिए का इस पर आधा चंद्र दिया गया है। डॉक्टर, हॉस्पिटल, बॉल, बैंक, ऐसे जो शब्द है अंग्रेजी कि वो समझ में आए इसीलिए उसके ऊपर या आधा चंद्र ने किया चंद्र बिंदी दी जाती है। तो ये विदेशी ध्वनियों के लिए प्रयोग में लाई गई यानी कि ये वर्तनी है। और एक अरबी और फारसी के जिन शब्द कि शुद्ध विदेशी रूप में लेकिन हिंदी में उसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसके नीचे नुक्ता देना चाहिए। जैसे कि ग, ज, ये ख जैसे शब्दों के नीचे यहाँ पर नुक्ता दिया जाता है। जैसे कि राज शब्द लिखना है तो नीचे ज के नीचे नुक्ता दिया गया है। गज़ल शब्द लिखा जा रहा है तो ग और ज के नीचे नुक्ता दिया जा रहा है और देना चाहिए। अरबी फारसी की ध्वनि लेकिन शुद्ध विदेशी रूप में हम हिंदी में लेखन कर रहे हैं इसलिए उसके नीचे नुक्ता देना चाहिए। सातवां एक नियम है तत्सम शब्द। देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा के हिंदी में स्वीकार किए गए तो ऐसे कुछ शब्दों के लिए नहीं यहाँ विसर्ग देना चाहिए। जैसे कि दुख ये लिख रहे हैं तो बीच में डॉट, ऐसा 2 डॉट देने, दुख उसको विसर्ग कहते हैं। तो तत्सम शब्दों के लिए विसर्ग यहाँ दुख, मूलतः, अतः, प्रायः ये शब्द लिख रहे हैं तो वहाँ कि विसर्ग रूप उनका लेखन करना चाहिए। और अंतिम एक नियम है कि विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने पर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे देखिए नीचे है रोको मत जाने दो, ये शब्द ये वाक्य है रोको मत जाने दो। रोको के पास यहाँ पर ये विराम किया गया है, रोको मत जाने दो। और दूसरा यहाँ पर और एक उदाहरण है रोको मत जाने दो, मतलब वाक्य एक ही है, केवल विराम चिन्ह जहाँ हम रुकते हैं उससे नहीं कि उसका अर्थ हमें निहित होता है। रोको मत जाने दो मतलब उनको जाने के लिए मना करो, यहाँ रोकना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। रोको मत जाने दो मतलब उनको रुकाना नहीं, जाने दो, ऐसा कहा गया। तो यहाँ ध्यान में रखिए कि ये कि शुद्ध वर्तनी के कई नियम रहे तो इन्हीं नियमों को आपको ध्यान में रखना है। तो परीक्षा में आपको नहीं कि यही शब्द नहीं कि मूलतः पूछे जाते हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा शुद्ध वर्तनी के नियमों का ये दूसरा अध्याय या अध्ययन के तौर से समाप्त हुआ है। मैं अब इस अध्याय की नोट्स तथा वीडियो आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूँगा तो आप इसका अध्ययन करें और नहीं कि प्रतिक्रियाएं हर वीडियो के संदर्भ की देने की कोशिश करें।